Good morning, students. Welcome in new Rajasthan Public School online classes. I'm your SST teacher, Gaurav Kumar Sharma. Today we are starting your second chapter after completion of first chapter, Land, Soil, Natural Vegetation, Wildlife and Resources. ये आपकी बुक चल रही है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. इसका लेक्चर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. लास्ट चैप्टर हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किया. पहले में चैप्टर, दूसरे में क्वेश्चन आंसर. देखिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं. इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया अफ्रीका माम्बा गेट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. क्या कह रहा है बुक वाला कि ये जितने भी कंट्रियों के इसने नाम बताए, इनके अंदर लोग पानी ढोने के लिए, मतलब दूर दूर से पानी लाने के लिए, घरों पे प्यास बुझाने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं. अब ये बात क्या बता रही है कि हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के पार्ट में ये सबसे पहले बात हमारे सामने आई कि ये जो भी कंट्रीज हैं, इनके अंदर हजारों हजारों मील दूर जाके लोग पानी लेके आते हैं सुबह जल्दी उठ के. क्यों? क्योंकि जितने भी कंट्रियों के नाम हमने लिए, ये डेजर्ट के आसपास वाले रीजन है. आपको पता है अफ्रीका में सबसे ज्यादा डेजर्ट है और हॉट डेजर्ट है, और जहां पे डेजर्ट होता है वहां ऑब्वियसली पानी की कमी होती है. इन सारी जगहों पर लोग जल्दी उठकर पानी लेके आते हैं. इससे क्लियर ये हुआ कि जमीन पे, अर्थ पे कई जगह ऐसी है जहां पर रिसोर्सेज, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है. तो उसके अंदर कई जगह पर रिसोर्सेज बहुत कम है, तो कई जगह पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है. तो हमको देखने को मिला कि ये सारी कंट्रीज जिनके भी नाम हमने अभी देखे, यहाँ पर वाटर रिसोर्स नहीं है, और इसीलिए लोगों को मीलों दूर पानी लेने जाना पड़ता है. नेक्स्ट पीटर वाला एग्जांपल देखते हैं. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. जबकि पीटर की बात करें तो पीटर न्यूजीलैंड में रहता है, और वहां पर भेड़ को जो पालते हैं उस एरिया में रहता है, उस रीजन में रहता है, और वहां पर वूल इंडस्ट्री में उसकी फैमिली काम करती है. तो इधर पीटर के एग्जांपल से हमको क्या समझ में आया? एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉशेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप. वो आके अपनी भेड़ बकरियों को, इनको सबको नहलाता धुलाता है. देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रेसी प्लेन विद हिल्स इन फॉर डिस्टेंस. और डिस्टेंस पे उनके यहाँ पर वो बकरियों का यार्ड भी है. तो ये सारे एग्जाम्पल इस चैप्टर का हमको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे होता है, और अकॉर्डिंग टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन लोग अपना काम धंधा करते हैं, अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं. इन सारी चीजों में हमको जरूरत पड़ती है लैंड की. तो पहला टॉपिक हमारा निकल के आता है चैप्टर का लैंड. इंट्रोडक्शन के बाद में हम सबसे पहले देखते हैं लैंड को. ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड. देखिए लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हम देखते हैं, वाटर, एयर, सनलाइट, ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिसोर्स है लैंड, जमीन. अगर आपको खेती करनी है, फार्मिंग करनी है, इंडस्ट्री लगानी है, कुछ भी काम करना है, मकान खड़ा करना है, तो आपको सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी? लैंड की आपको नीड है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के 30% एरिया पे आपको लैंड देखने को मिलेगी. आपको पता है ज्योग्राफी में जब हम देखते हैं तो अर्थ दो चीजों से मिलकर बनी है. एक को बोला जाता है कॉन्टिनेंट, एक को बोला जाता है ओशन. तो जो लैंड वाला रीजन है, जहां पर जमीन आपको देखने को मिलेगी, लैंड देखने को मिलेगी, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट. और जहां पर आपको वाटर और सैलाइट वाटर जो आपको देखने को मिलता है, खारा पानी, उसको आप बोलते हैं ओशन वाला रीजन. तो अर्थ का जो पोर्शन है कॉन्टिनेंट वाला, उसके 30% एरिया पे आपको क्या देखने को मिलेगा? लैंड.
नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात, द और उसके भी स्मॉल परसेंटेज पर 30% एरिया पे लैंड है और उस 30% के भी स्मॉल परसेंटेज पर हैबिटेटल यानी कि वहां पर लोग रहते हैं, बाकी जगहों पर नहीं रहते। जैसे जंगल है, वो लैंड है लेकिन वहां रह नहीं सकते आप, बहुत ऊंची पहाड़ी वाला रीजन है, कोई बेकार जगह है, वहां पर आप नहीं रह सकते, तो उसके एक बहुत ही मिनिमाइज, बहुत ही शॉर्ट पोर्शन पे लोग रहते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड is mainly due to the varied characteristic of land and climate। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग जगहों पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट क्यों है। लोग कहीं पर बहुत कम हैं तो कहीं पर बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अपने राजस्थान को ही लीजिए, राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन में लोग कम रहते हैं और बाकी का जितना ईस्टर्न और बाकी का थार डेजर्ट के अलावा जो पूरा पोर्शन है उसमें लोग ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशन डिपेंड करती है। वेस्टर्न रीजन थार डेजर्ट वाला रीजन है, वहां पानी की स्कार्सिटी है, वहां पर पानी की कमी है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता और डेवलपमेंट की कंडीशन भी इतनी गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, तो लोग वहां नहीं रहेंगे। लोग वहां रहेंगे जहां प्रोडक्टिविटी है, जहां इनकम है। तो इस वजह से पूरे वर्ल्ड पे, जैसे मैंने आपको राजस्थान के एग्जांपल दिया, ऐसे पूरे वर्ल्ड में वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं जहां उनका इनकम का सोर्स होता है, फर्टिलिटी होती है जमीन के अंदर, प्रोडक्शन होता है। तो लैंड का भी यही सिचुएशन है। आगे हम बढ़ते हैं। डू यू नो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। 90% जो पॉपुलेशन है उसमें से 30% जो है वही लैंड एरिया पे आपके वर्क करती है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लैंड यूज, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड यूज। कि लैंड हमने जाना, जमीन की इंट्रोडक्शन के बारे में हमने समझा। अब हम ये समझते हैं कि लैंड यूज किस किस चीज में आती है, क्या क्या यूजेस हैं लैंड के। देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि अगर आपको फार्मिंग करनी है, खेती बाड़ी करनी है तो लैंड काम आएगा। प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री लगानी है, मकान बनाना है, सभी चीजों में आपका लैंड काम आता है। तो यही लैंड के यूजेस हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज। जैसे सबसे नंबर 1 एग्रीकल्चर, खेती करने काम आता है लैंड। दूसरे नंबर पे फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल उगाना, जंगल के लिए नर्सरीज वगैरह लगाना, पेड़ पौधे लगाना। आजकल जंगल लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि जंगल लगाने की जगह काटे बहुत जा रहे हैं और एनवायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए फॉरेस्ट उगाना जरूरी है। तो फॉरेस्ट्री ये भी लैंड पे ही आप कर सकते हैं। इसके अलावा माइनिंग, जो जमीन के नीचे से कॉपर, निकल, आयरन, गोल्ड ये सब निकालते हैं, वो किससे निकलता है? माइनिंग से। और माइनिंग भी किस पे होगी? अर्थ पे, लैंड पे। तो आपको लैंड चाहिए माइनिंग करने के लिए। माइनिंग के बाद में बिल्डिंग, जो मैं आपको बता रहा था अभी कि मकान कहाँ पर बनेंगे, तो बिल्डिंग, हाउसेस बनाने के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? लैंड की। तो ये अंदर का एक क्वेश्चन बन गया। मैं यहाँ पर आपको एक अंदर का क्वेश्चन देता हूं तो कि आपको क्लास कॉपी से फिर फेयर कॉपी में करना है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ लैंड, या फिर एक्सप्लेन लैंड यूजेस। तो ये सारी चीजें आपको समझानी है। कैसे समझानी है? सबसे पहले पॉइंट लिखना है और पॉइंट के बाद में उसकी लाइन समझानी है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बना के। नेक्स्ट, रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स एंड हाउसेस, तो इसी में कर लीजिए आप कंबाइन। नेक्स्ट, रोड्स, रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही चीजें आपकी जमीन पर बनी हुई होती है। तो ऐसे बहुत सारे आपके यूज हैं जो कि आपको लैंड से मिलते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। देखो, जमीन का यूज उसके फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो मैं भी आपको लास्टली बता के आया हूं कि जमीन अगर काम की है तो ही लोग वहां रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। जैसे उसकी टॉपोग्राफी, उसकी क्लाइमेट, उसके एग्रीकल्चर, वाटर कंडीशन,
ये सारी चीजें, मिनरल्स क्या क्या मिल रहे हैं, ये सारी चीजों से उसका यूज डिसाइड होता है कि लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने ये पांचों पॉइंट देखे, अब ये हम वहीं तो कर सकते हैं ना जहां पर क्लाइमेट है, ट्रोपोलॉजी सही है, और वहां पर वाटर की सिचुएशन सही है, इनकम हो सकती है, तभी ये सारे काम वहां पर किए जा सकते हैं। तो ये फिजिकल फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सॉइल, इन फैक्टर्स में सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मालिकाना हक के हिसाब से लैंड दो पार्ट में बटी हुई होती है। एक तो होती है प्राइवेट और दूसरी होती है पब्लिक। देखो, जो जमीन किसी की खुद की है, अपनी है, उसको बोलोगे आप प्राइवेट लैंड, और जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसको जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, उसको आप बोलोगे पब्लिक लैंड। तो ये क्लासिफिकेशन हमने किसके अकॉर्डिंग किया? ऑनरशिप, मालिकाना हक, ऑनरशिप के अकॉर्डिंग लैंड दो टाइप की होती है, एक तो होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कॉमन प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे पार्क है, कॉमन प्रॉपर्टी है, टेम्पल है, कॉमन प्रॉपर्टी है, रोड एक्सेट्रा सब कॉमन प्रॉपर्टी है, सब लोग इसका यूज कर सकते हैं। आजकल लैंड से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती जा रही है। क्या क्या प्रॉब्लम खड़ी होती जा रही है वो मैं भी आपको बताता हूँ। इधर ही देख लेते हैं हम साइड में। लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले हो रहा है डिग्रेडेशन। पहला पॉइंट है डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड होती जा रही है। एक अच्छी फर्टाइल से अनफर्टाइल अगर जमीन हो रही है, बंजर, जिस पे आप कुछ नहीं उगा सकते, कोई यूज नहीं ले सकते, तो डिग्रेडेशन हो रहा है जमीन का, केमिकल्स की वजह से, वाटर टेबल के डाउन होने की वजह से। दूसरा, सॉइल एरोजन। ये हम आपको और डीप में समझेंगे आगे टॉपिक्स में। सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉइल की लेयर्स होती है, मिट्टी, और वो किसी न किसी रूप में उड़ के या फिर बह के जो उसकी ऊपर की लेयर्स है वो हटती जाती है, और नीचे की लेयर्स जो मतलब फर्टाइल लेयर्स है वो हटती जाती है, और फिर नीचे की लेयर्स आती जाती है। इसको बोला जाता है सॉइल एरोजन, यानी मिट्टी का नष्ट होना, उसका डेस्ट्रॉय होना, और उसकी जगह पर फिर बची हुई जो मिट्टी है आपकी सॉइल है वो किस तरीके से होता है। तेज हवा जो चलती है जिन जगहों पर, जैसे डेजर्ट वाला पोर्शन होता है जहां पर तेज विंड चलती है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। वाटर की फ्लो की वजह से, फ्लड्स की वजह से, इन सारी वजहों से आजकल हमको सॉइल इरोजन होता हुआ दिख रहा है। सॉइल इरोजन को रोक कैसे सकते हैं? अगर आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, तो प्लांट क्या होता है, पेड़ वो मिट्टी को अपने आसपास रोक के रखता है, और फिर सॉइल इरोजन नहीं होगा। अदरवाइज सॉइल इरोजन हमको देखने को मिलेगा, और उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। इसके अलावा अगला पोर्शन तीसरे नंबर पे आता है सॉइल का प्रॉब्लम, आपका डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन ये बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब सुन के ताजुब होता है कई बार कि डेजर्ट हमारे राजस्थान, कुछ हिस्सा गुजरात का वहां तक था, वहां तक तो सही है, लेकिन आजकल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर ड्रॉट की प्रॉब्लम देखी जाती है, सूखा गर्मियों के दिनों में। अब ड्रॉट की प्रॉब्लम अगर ऐसी जगहों पर देखी जा रही है, इसका मतलब डेजर्ट वहां पर भी बढ़ते जा रहे हैं। और साइंटिफिक सर्वे होते हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं बहुत गलत तरीके से, अगर हम ऐसे करते रहे तो ये डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है। तो डेजर्टिफिकेशन अपने पांव फैलाता जा रहा है, चारों तरफ स्प्रेड होता जा रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तीन चार प्रॉब्लम हमने आपसे डिस्कस की, जो कि लैंड से रिलेटेड मेन प्रॉब्लम थी। तो लैंड हमने आपको अच्छे से क्लियर किया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर बताया कि लैंड का यूज क्या क्या है, किन किन चीजों में लैंड काम आती है, लैंड ओनरशिप के अकॉर्डिंग कितने टाइप की होती है, और लैंड से रिलेटेड अभी प्रेजेंटली प्रॉब्लम क्या चल रही है। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका यहाँ पर खत्म हुआ। आगे हम और चीज डिस्कस करते हैं। चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। आपको बुक के अंदर एक फिगर बना रखा है,
और उस फिगर में बता रहे हैं कि लैंड का यूज का जो पैटर्न है वो आजकल चेंज हुआ है। फिगर में आप देख पा रहे हैं कि पहले जहां पर जमीन पे खेती बाड़ी होती थी, हट्स, झोंपड़ी और ये सारी चीज बनी रहती, आजकल उनकी जगह रोड ट्रांसपोर्टेशन ने, रेल ट्रांसपोर्टेशन बिछी हुई है, रोड लाइंस बिछी हुई है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, मकान, यानी इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बिल्कुल कन्वर्ट करके रख दिया। वो जो खेत दिखते थे आजकल कंक्रीट दिखाई देते हैं, और उस कंक्रीट की वजह से आपके यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है शहरों में। एनवायरमेंट से सीधा कनेक्शन है उस चीज का। तो ये पूरा आपको आजकल पिक्चर जो बता रखा है वो पिक्चर में देखने को मिलता है कि किस तरीके से आपका लैंड यूज चेंज हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है ये, जो देखिए हम कभी भी किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमारे उसके इंपॉर्टेंस भी उसके अंदर क्लियर होते जाते हैं और उसके प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आते हैं। तो हमने इस टॉपिक को जब पढ़ा तो उधर हमारा इंपॉर्टेंस क्लियर हुआ लैंड का, लेकिन इधर हमारे सामने लैंड की प्रॉब्लम्स भी आई, और इन लैंड की प्रॉब्लम्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है। देखिए उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। आपने अभी देखा लैंड रिसोर्सेज होता क्या है, लैंड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है। तो उन प्रॉब्लम्स को अगर हम दूर नहीं करेंगे तो हमारे एनवायरमेंट खत्म होने की कगार पे हो जाएगा, बिल्कुल उसको नुकसान होगा। इसलिए हमको लैंड रिसोर्सेज को बचाने की जरूरत है। कैसे बचा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो देखिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू लार्ज, ये मैं कई बार बताता हूं, हर प्रॉब्लम की जड़ है पॉपुलेशन। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें सबसे मेन कारण आपका पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से लोगों की डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड हर एक चीज की बढ़ रही है। सबको ज्यादा फैसिलिटीज भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, तो लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है। लैंड, और प्रॉब्लम यह है कि लैंड तो लिमिटेड है। ये ऐसा थोड़ी है कि लोग बढ़ गए तो लैंड भी बढ़ जाएगी। लैंड लिमिटेड है, जबकि लोग लिमिटेड नहीं है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से आजकल आपको कई जगह जमीन से रिलेटेड मिसयूज देखने को मिलते हैं, जमीन बेकार हो रही है, क्योंकि सबको उसी फिक्स लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। उसके लिए उस पर केमिकल, फर्टिलाइजर, सब तरीके की चीजें ट्राई कर रहे हैं, और फिर चीजें खराब। मैं तो इसके लिए कई बार बच्चों को उनके सिर का भी एग्जाम्पल दूं। आप अपने सिर के अंदर अगर अलग अलग तरीके के साबुन, शैम्पू, ऑयल अगर ट्राई करेंगे सिर्फ इसलिए कि मेरे बाल और तरीके से काले हो जाएं, लंबे हो जाएं, तो हो सकता है एक दिन आप गंजे भी हो। सेम टू सेम अगर आप जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन की उम्मीद में उसके ऊपर अगर अलग अलग तरीके ट्राई करेंगे, तो कुछ दिन तो आपको जमीन एक ज्यादा प्रोडक्शन देगी, लेकिन फाइनली उसके ऊपर इन केमिकल्स का असर होगा और वो फिर अनफर्टाइल हो जाएगी। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आपकी लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन तब होगा जब आप सबसे पहले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आइए। अब कई लोगों के लिए तो ये बच्चे हैं छोटे, तो आपका तो कुछ है नहीं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कई बार कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। नया टॉपिक है। देखिए, केमिकल्स की हेल्प से जब आप खेती करते हैं तो उसको तो आजकल की ट्रेडिशन जो नई खेती है, फार्मिंग है, वो बोला जाता है। लेकिन आप अगर अपने पुराने तरीकों पर लौटेंगे, पुराने तरीके मतलब नेचुरल आप फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं, जो कि आपको पेड़ पत्ते या फिर डंग, गाय का गोबर और इनके रूप में जो मिलता है, अगर आप नेचुरल तरीके से खेती करेंगे तो फिर एनवायरनमेंट को फायदा होगा और जमीन भी प्रोडक्टिव होगी। इसके अलावा हम एक टॉपिक और डिस्कस कर चुके हैं पहले कि आप डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड कल्टीवेशन कीजिए, खेती करिए, डाइवर्सिफाई यानी एक ही खेत में अलग अलग तरीके की फसल उगाइए। एक ही खेत में अगर एक तरीके की फसल उगाओगे तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी। इसके अलावा जमीन को आप उसका डिवीजन सही होना चाहिए, करेक्ट डिवीजन ऑफ लैंड्स। कई बार होता क्या है कि कई किसानों के पास में छोटे खेत होते हैं
और छोटे खेत के अंदर ही वो ज्यादा चीजें ट्राई करते हैं, केमिकल्स वगैरह, तो फिर वो खेत तो खराब होना ही है, इनकम भी कुछ खास नहीं होती। इसके लिए आप सही तरीके से डिवाइड कीजिए, जिसको जितनी जमीन की जरूरत है उसके पास उतनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्सन है और उसके पास में बहुत सारे खेत हैं और एक पर्सन के पास में बिल्कुल भी नहीं है। तो डिवीजन सही होगा तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी भी सही होगी। एक एग्जांपल हमारे पास में इसके लिए ये भी है, अमेरिका के अंदर जो फार्म्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं और बड़े होने की वजह से वहां पर हेलीकॉप्टर से सीडिंग, फर्टिलाइजर डालना, ये सारे काम होते हैं और बड़े खेतों में आप ये काम कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो खेतों का डिवीजन सही हो, ये सारी चीजें करके हम इसको बचा सकते हैं। पॉल्यूशन हम कम करें। कौन सा पॉल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन, रिड्यूस सॉइल पॉल्यूशन। जैसे केमिकल्स का यूज खेती में है वो तो कम करना ही है, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे हम सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं। अब वो आपको पता होगा, वो बोलने की जरूरत नहीं है आप सॉइल पे क्या क्या काम करते हैं जिसकी वजह से सॉइल आपकी गंदी होती है, तो उसके अंदर आपको अनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो ये सारे काम करके आप लैंड को बचा सकते हैं। सबसे पहले सॉइल देखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंड, और लैंड से निकल के आता है सॉइल। देखिए अब लैंड और सॉइल में क्या अंतर है, कई लोगों को दोनों चीजें एक जैसी लग सकती है, दोनों में डिफरेंस है। लैंड तो जैसे बिल्कुल खराब जमीन है, उस पर आप खेती नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर इंडस्ट्री तो खड़ी कर सकते हो, मकान तो बना सकते हो। खराब से मेरा मतलब है जहां पर प्रोडक्टिविटी नहीं है, जहां पर फर्टिलिटी डाउन है बिल्कुल, लेकिन वहां पर आप और से काम कर सकते हो। लैंड पे आप कई तरीके के वर्क्स कर सकते हो, लेकिन सॉइल सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिसाइड करती है कि वहां एग्रीकल्चर होगा कि नहीं, वहां मिनरल्स मिलेंगे कि नहीं, वहां पानी मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें सॉइल के ऊपर डिसाइड होती है। तो देखिए द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ का जो थिन लेयर है, जो ऊपर आपको दिखी हुई मिट्टी दिखाई देती है, बिछी हुई मिट्टी जो दिखाई देती है, उसको आप क्या बोलेंगे? सॉइल बोलेंगे। और इसमें कई तरीके के मिनरल्स का मिक्सचर होता है और वो मिक्सचर डिसाइड करता है प्रोडक्टिविटी। अगर वो मिक्सचर बेटर रेशो में है, अच्छे रेशो में है, तो फिर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और उसके अंदर किसी मिनरल की कमी है तो फिर आपको फार्मिंग और प्रोडक्शन में भी उसकी स्कार्सिटी देखने को मिलेगी। देखिए नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंडस्लाइड्स। देखिए ये एक प्रॉब्लम है, कई जगह पर देखने को मिलती है। जैसे आप देखते हैं ना, आजकल कई बार अखबारों में आता है कि उस जगह पर भूकंप के झटके देखने को मिले, इस जगह पर बाढ़ आई। तो ये सारे जो डिजास्टर्स आप देखते हैं, ऐसे ये भी एक डिजास्टर है। और ये डिजास्टर और भी खतरनाक तब बनता है जब ये पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में होता है। वहां पर अगर लैंडस्लाइड होगा, लैंडस्लाइड का सबसे पहले मतलब समझते हैं, मिट्टी जो होती है, एक तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मतलब जो फ्लैट सरफेस है या फिर कोई सा भी सरफेस है, उसमें से मिट्टी उड़ के या बह के जब अलग होती है, सॉइल अलग होती है, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। लेकिन मान लो एक मिट्टी का माउंटेन टाइप में एक टीला है और उसपे से इतनी स्लाइड मिट्टी की ढह के नीचे गिर गई इस तरीके से, तो ये ढहेगी तो किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचाएगी। सॉइल की प्रोडक्टिविटी तो इससे कम होएगी। इसके अलावा मान लो ये पहाड़ी इलाका है या फिर कोई और एरिया है, वहां पर मिट्टी किसी मकान के ऊपर, किसी झोंपड़ी पे, किसी व्यक्ति पे अगर गिर गई तो इससे कई लोग दब के मर जाते हैं। तो अपने आप में एक डिजास्टर है, इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। और आप फिगर के अंदर भी देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड में कई मकान वगैरह दब जाते हैं, कई लोग इससे प्रॉब्लम के शिकार होते हैं। केस स्टडी बता रहा है, केस स्टडी में एग्जांपल बताता है कि कई रोड्स पे, हाईवेज पे लैंडस्लाइड कई दफा देखने को मिलता है और उससे उस रोड पे जाने वाले जो गाड़ी मोटर वगैरह पर्संस हैं, उनके ऊपर वो जो गिरता है तो उनको काफी नुकसान होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट, मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन मैकेनिज्म देखिए, advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them.
देखिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेडेड हो गई है और उस टेक्नोलॉजी की वजह से हम समझ सकते हैं कि कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से हमारे लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड को हम क्या करके रोक सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मिटिगेशन मैकेनिज्म में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन तो देखो बच्चों, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार शॉर्टली इसको रिवाइज अपन कर लेते हैं। अब तक अपन ने सबसे पहले लैंड का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद में लैंड के यूजेस क्या क्या है, लैंड में प्रॉब्लम क्या है, लैंड का कंजर्वेशन हम किस तरीके से करेंगे, और फिर लैंडस्लाइड क्या होती है, सॉइल के बारे में हमने स्टडी की, और फिर मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में हमने देखा। अब जब हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कि मिट्टी बनती कैसे है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी बनती कैसे है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आप देखिएगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले पेरेंट रॉक होती है मेन। देखिए मिट्टी बनी किससे, रॉक से बनी, तो पेरेंट रॉक से फिर किस तरीके से मिट्टी आगे बनी, क्लाइमेट का उसके ऊपर क्या असर रहा, टाइम का क्या रहा, सनलाइट का क्या रहा, मिनरल्स कौन कौन से उसके ऊपर डिपेंडिंग रहते हैं, ये सारी चीजें करके अपन पूरा सॉइल का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिर सॉइल डिग्रेड कैसे हो रही है, उसको कंजर्व कैसे किया जाए, इस तरीके से हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लैंड कंप्लीट होने के बाद में फिर नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, अंदर के जो क्वेश्चन बताए हैं, आप क्लास कॉपी में उनको अपडेट करें, फिर आगे जाके उनको फेयर में करना है। सारी चीजों को लर्न कर ले, जब आपकी क्लास लगेगी का एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। बाहर के क्वेश्चन तो आपको करवाएंगे ही, जैसे मैंने इधर इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाई है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आप इसके ऊपर लिखे व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं, एक क्वेश्चन में पहले आपको बता चुका हूं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें डिस्कस किया, सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन। आप इनके आंसर 20 to 30 वर्ड के अंदर लिखने की कोशिश करें पहले। ऐसे ही शॉर्ट नोट आपको लिखना है लैंड स्लाइड पे। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले क्लास कॉपी में करने हैं, फिर फेयर में अपडेट करने हैं। तो ये आपका होमवर्क है। आगे अगली क्लास में हम नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा देखेंगे। मेरे स्टूडेंट आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू वेरी मच।